आने वाली पीढ़ी के सुनहरे भविष्य को गढ़ने की दिशा में बहुत से प्रयास कर रही है। ऐसे ही दो मंत्री महोदय हमारे बीच में यहाँ आ चुके हैं। मैं सआदर उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। सुश्री निर्मला भूरिया जी, मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग, आपकी जोरदार तालियां बजती रहें सुश्री निर्मला भूरिया जी के लिए। श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास, मैं सआदर उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियां हो जाएं। तो IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2024 मध्य प्रदेश के इस मंच पर इस वक्त हमारे साथ विद्यमान हैं सुश्री निर्मला भूरिया जी, मंत्री हैं महिला एवं बाल विकास विभाग। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ यहाँ मंच पर मौजूद हैं इस वक्त धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार रखते हैं पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास विभाग का। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। IBC 24 के मंच पर आपका बहुत स्वागत है। निर्मला जी, प्रदेश भर की टॉपर बेटियां इस वक्त आपके समक्ष बैठी हुई हैं और संभागों के टॉपर बेटे भी आपके साथ हैं, उनके माता पिता हैं जी। एक एल्डर के नाते, चूंकि आज की पूरी संध्या समर्पित है इस प्रतिभा सम्मान को, सरकार की तरफ से, अपने विभाग की तरफ से, चूंकि आप महिला और बाल विकास विभाग से जुड़ी हुई हैं, यानी सीधे तौर पर बच्चों से जुड़ी हुई हैं, उनकी माताओं से महिला विभाग के द्वारा जुड़ी हुई, क्या मैसेज आप उनको यहाँ से देंगी और उन सभी बच्चों को भी जो इस मंच तक भले ना पहुंच पाए लेकिन बहुत मेहनत की? सबसे पहले तो मैं इन सभी बेटियों को, और मुझे लगता है बच्चे भी आए हैं, लड़के भी आए हैं, और उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। थोड़ा सा माइक ऊपर कर लीजिए जी। अपनी तरफ से और अपने विभाग की तरफ से, क्योंकि महिला और बाल विकास विभाग मेरे पास है और आधी आबादी का जिसे कह सकते हैं हम महिला और बाल विकास, जिसमें महिलाएं भी आती हैं और हमारी बच्चियां भी आती हैं, तो अपनी तरफ से और अपनी सरकार की तरफ से भी मैं उन सभी बच्चियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं कि वो अपनी मेहनत और लगन और संकल्प के साथ में यहाँ तक आई हैं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आने वाले समय में भी मुझे लगता है निरंतर वो ऐसी मेहनत करेगी और इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी। हमारा विभाग उनके साथ है, उनका सहयोग करने के लिए उनके साथ में है। आज हम देखते हैं निर्मला जी के सरकार के द्वारा बहुत सारी स्कॉलरशिप, बहुत सारे प्रतिभा सम्मान के मंच आप लोग भी तैयार करते हैं ताकि बच्चों को बढ़ावा मिले जी। और अब एक नई शिक्षा नीति की तरफ हम पूरे देश को ले जा रहे हैं। सो एज MP मध्य प्रदेश भी उन्हीं में शामिल है जी। नई शिक्षा नीति कैसे बच्चों को, इन बेटियों को और आने वाली बेटियों को हेल्प कर सकती है? देखिए, नई शिक्षा नीति जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का एक संकल्प है कि हम आने वाले समय के साथ में शिक्षा के क्षेत्र में भी परिवर्तन करें। और इसीलिए हम कहते हैं कि आंगनवाड़ी जो है वो हमारा बेस है, जो हम वहाँ पे सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, और इसीलिए 3 साल से लेकर के और 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको खेल खेल में हम किस तरह से प्रोत्साहित करें और कुछ सिखा सकें आने वाले भविष्य के बारे में, और आने वाले पढ़ाई लिखाई और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर सकें, उसी को देख करके और ये नई शिक्षा नीति तैयार की है और आगे बढ़ाने का एक रास्ता तय किया है। धर्मेंद्र जी, एजुकेशन के सेक्टर में बहुत सारे नवाचार, बहुत सारे नए प्रयोग हमने पिछली सरकार के समय में भी देखे। लगातार निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बच्चों को पढ़ाने, उनको स्कूल लाने, इंगेज करने के लिए बहुत से कदम उठाए। लेकिन अब आप अपने विभाग में भी जब नए बच्चों को, नए रिक्रूटमेंट करने चाहते हैं, आप संस्कृति को या पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो ये बच्चे अगर आपके विभागों में आना चाहें तो आपकी अपेक्षाएं इनसे क्या होंगी? इन्हें कैसे तैयार करना है आप खुद को?
सर्वप्रथम तो मैं IBC 24 को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने ये जो स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप योजना जो शुरू की है, और अभी भाई बता रहे थे कि ये 10 वर्षों से निरंतर चल रही है जी। और इसमें उनने बताया कि हम जिलों के टॉपर बालिकाओं को उसमें लेते हैं, संभाग में अपने टॉपर लड़कों को, संभाग के टॉपर लड़कों को लेते हैं, और ज़िले और प्रदेश में जो टॉप करने वाली बेटियां हैं उनको हमें स्कॉलरशिप देने का काम करते हैं। वास्तव में ये बहुत ही, मुझे लगता है कि बहुत ही अद्भुत पहल है। कई चैनल मैंने देखे, लेकिन जो चैनल IBC 24 ये इस प्रकार के आयोजन करता है, मुझे नहीं लगता कि देश का कोई चैनल इस प्रकार के आयोजन अपने बेटा बेटियों के लिए करता होगा। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो निरंतर, चूँकि आप बेटियों का विशेष आप लोग ध्यान रख रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो निरंतर महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। घर में बेटी पैदा होती है तो हम लाडली लक्ष्मी बना देते हैं। बिटिया बड़ी हो के 21 साल की होगी तो 1,18,000 रुपये बिटिया को देते हैं। फिर बिटिया 5वीं पास करके 6वीं में जाती है तो 2,000 रुपये देते हैं। 8वीं पास करके 9वीं में जाती है तो 4,000 रुपये देते हैं। 10वीं पास करके 11वीं में जाती है तो 7,500 रुपये देते हैं। 11वीं और 12वीं में 200 रुपये महीना और देते हैं। और उसके बाद बिटिया कॉलेज में पढ़ने जाती है तो गांव की बेटी कहलाती है, उसके लिए भी सरकार बिटिया को पढ़ने के लिए मदद करती है। और हमारी सरकार की उपलब्धि देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीब बिटिया के माता पिता होते हैं तो उनको 1,18,000 रुपये तो 21 साल होने पर मिलेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ बिटिया के विवाह की चिंता भी नहीं करने देते। बिटिया का विवाह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आप करवाओ और उसमें 55,000 रुपये की राशि सरकार देती है। अभी हमने अपने जवेरा विधानसभा में 1971 बेटियों के विवाह करवाए। तो महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। और मैं आपको बता दूं कि बेटियों के लिए तो हम काम कर ही रहे थे, लेकिन बहनें अक्सर शिकायत किया करती थी कि भैया आप बेटियों के लिए तो बहुत करते हैं लेकिन बहनों के लिए आप कुछ नहीं करते। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाडली बहना योजना लेके आ गई, जिसमें हर बहन के खाते में हर महीने 1,250 रुपये डालने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। आप 1,250 के हिसाब से मानेंगे तो एक साल में 15,000 रुपये होते हैं। जिस घर में एक बहू है तो 15,000 रुपये आ रहे हैं। जिस घर में 2 बहुएँ हैं तो 30,000 रुपये एक साल में आ रहे हैं। 3 बहुएँ हैं तो 45,000 रुपये एक साल में आ रहे हैं। 3 बहू हैं और 60 साल से कम की सास है तो उसको भी 15,000 तो 60,000 रुपये घर में आ रहे हैं। तो महिला सशक्तिकरण के लिए जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है वो वास्तव में अद्भुत है, अविस्मरणीय है। उनकी जितनी चर्चा की जाए कम है। और हमारी डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का तो मानना है कि ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती हैं बेटियां, और रोशन करेगा बेटा तो बस एक ही कुल को, 2-2 कुलों की लाज को ढोती हैं बेटियां। क्या बात, क्या बात। और जो बेटा बेटी में भेद करते हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 2-2 कुलों की लाज को ढोती हैं बेटियां, और कोई नहीं है दोस्त एक दूसरे से कम, हीरा अगर है बेटा तो मोती हैं बेटियां। तो बेटियों को मध्य प्रदेश की धरती पर वरदान बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो हम गर्व के साथ कहते हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने किया है। और पर्यटन के क्षेत्र में भी सबसे ज़्यादा रोजगार जनरेट करने वाला कोई क्षेत्र है तो हमारा पर्यटन का क्षेत्र है, जिसमें होटल्स के माध्यम से बहुत सारे लोगों को MPT के माध्यम से भी रोजगार मिलता है। और तमाम प्रकार की जो पर्यटन में उद्योग, पर्यटन के माध्यम से जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं
वो अभी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए भी निरंतर हम सब लोग काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा उज्जैन में हमने महाकाल लोक जो बना, तो पर्यटन के क्षेत्र में, धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ी वृद्धि हुई। और मैं आपको बता दूं कि 23-24 में 1 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक मध्य प्रदेश की धरती पे आए, जिसमें सबसे ज़्यादा 5 करोड़ पर्यटक तो अपने उज्जैन में आए। 11 करोड़ पर्यटक मतलब मध्य प्रदेश की धरती पर घूमने आए धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में। तो सबसे ज़्यादा 5 करोड़ पर्यटक उज्जैन में पहुँचे। फिर उसके बाद अपन करें तो शारदा माता लोक मैहर में 1.5 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक पहुँचे। तो कहीं ना कहीं पर्यटन के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम कर रही है। और तमाम प्रकार के लोग, जैसे उज्जैन का लोक बना है, वैसे ही ओरछा में राम राजा लोक पर भी काम चल रहा है, शारदा में मैहर लोक पे भी चल रहा है, सलकनपुर में देवी लोक बन रहा है। ऐसे तमाम लोक पर जो प्रसिद्ध स्थान है वहाँ पर लोक बना के धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए ये सरकार निरंतर काम कर रही है। ये सरकार प्रतिबद्ध है। और अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने श्री राम पथगमन की बात कही, जिसमें भगवान राम के चरण जहाँ जहाँ पड़े हैं, ऐसे 23 स्थानों को चिन्हित करके उन स्थानों को पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए, पुष्पित पल्लवित करने के लिए जी ये सरकार निरंतर काम कर रही है। और श्री कृष्ण पाथे का भी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने जहाँ जहाँ लीलाएं की, चाहे संदीपनी आश्रम हो, वो सारे स्थान चिन्हित करके उनको भी विकसित और पल्लवित करने का काम हम लोग कर रहे हैं। और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ ही है, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं हम सब लोग राम राज्य की ओर भी बढ़ रहे हैं। जी जी। तो चलिए, आपने बहुत अच्छा काम ये चल रहा है। आपने जितनी भी योजनाएं बताएं, मैं चाहता हूं जोरदार तालियां हो जाएं इस चीज़ के लिए। और हमारे बीच में नरेंद्र शिवाजी पटेल, राज्य मंत्री स्वतंत्र विभाग, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, वे भी पधार चुके हैं। मैं उन्हें सादर मंच पर इनवाइट करता हूं, आमंत्रित करता हूं। आप सबकी जोरदार तालियां चाहता हूं। आइए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो मंचासीन है अब श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, राज्य मंत्री स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा। और चूंकि आज हम यहाँ पर पटेल साहब होनहार बेटियों के साथ में सब टॉपर हैं अपने अपने ज़िलों की, अपने संभाग की टॉपर बच्चों को भी आप यहाँ देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स को देख रहे हैं। थोड़ा सा स्टूडेंट लाइफ को रिवाइव करते हैं। स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा टेंशन होता है कि आगे जाकर जो भी हम करना चाहते हैं उसमें कामयाब होंगे नहीं होंगे। तो थोड़ा सा आप भी बताएं कामयाब होने के बारे में, बेटियों को कुछ गाइडेंस दें, फिर विभाग पर आऊँगा। जी जरूर पुनीत जी। मेरे को जब आपके कार्यक्रम का आमंत्रण मिला था, उसके साथ में जो भूमिका मेरे को बताई थी, उसमें निश्चित रूप से मुझे बड़ा हर्ष हुआ था कि आपने इतना सुंदर कार्यक्रम स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप के नाम से, जी, विद्या की देवी माँ शारदा, और उसमें स्वर्ण शब्द और लगा के आपने सोने पे सुहागा कर दिया। तो निश्चित रूप से इतने प्रतिभाशाली और बेटियों को विशेषकर, जी, तो हमारे यहाँ तो चाहे लक्ष्मी हो, चाहे सरस्वती विद्या हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे शक्ति हो, सभी की स्वरूपा बेटियां ही हैं। नारी स्वरूपा ही को हमने माना है। तो निश्चित रूप से आपने शारदा स्वरूपी शारदा की बेटियों को आप बुलाया। सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत सबका अभिनंदन। और निश्चित रूप से जो आपने टेंशन की बात कही, निश्चित रूप से एक समय होता है कि जब ऐसा लगता है कि आगे चल के क्या करना है, क्या सपने होते हैं, बड़े बड़े सपने होते हैं, उसमें किस में कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी। मुझे यहाँ पे ये भी बताया कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनने माता पिता भी आज भी संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे कई विद्यार्थी यहाँ पर हैं। तो मैं बताते हुए बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। यहाँ पे जो विद्यार्थी बैठे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी बहुत गरीब परिवार से आते थे। जी।
और वो अपने गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर पढ़ा करते थे और अपने स्वयं के हाथों से खाना बना के खाते थे। तो उनको आटा और लकड़ियां देने मेरे दादाजी गांव से पैदल चलकर पिपरिया जाया करते थे। 20 किलोमीटर पैदल जाया करते थे और पैदल इसलिए जाते थे कि बस में किराया देने के लिए पैसा नहीं था। तो एक ऐसा गरीब पिता जिसने अपने पुत्र को पढ़ाया, और मेरे पिताजी का इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ और इंजीनियरिंग में सिलेक्शन होने के बाद वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर पाए, उनको मैट्रिक के आधार पर ही नौकरी करनी पड़ी क्योंकि घर की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि वे आगे पढ़ पाते। और उस समय हमारे ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री भी नहीं थे कि वो मेधावी विद्यार्थी योजना चलाते, उसका लाभ लेके वो पढ़ पाते। तो उन्होंने मैट्रिक के बाद अपनी सर्विस प्रारंभ कर दी। हम 4 भाई हैं, उनके 4 बेटे हैं और चारों के चारों आज इंजीनियर हैं। तो निश्चित रूप से जिस पृष्ठभूमि के विद्यार्थी बेटियां आज यहाँ बैठी हैं, ये बात मैं उनको बता के सिर्फ उनके उत्साहवर्धन के लिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात जब ऐसे निकलेगी, ऐसे चलेगी, तो उनको भी प्रेरणा मिलेगी, उनको भी इस बात का मोटिवेशन मिलेगा। इन्हीं विद्यार्थियों में से आके कभी कोई स्वास्थ्य विभाग की कमान संभालेगा, कोई मध्य प्रदेश की कमान संभालेगा, कोई भारतवर्ष की कमान संभालेगा। क्या बात है। इसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, निर्मला जी से पूछता हूँ। निर्मला जी, आज बहुत सारे करियर हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन इन सारी बेटियों में से कुछ बेटियों से जब हम चर्चा करते हैं तो वे इक्का दुक्का ही होती हैं, लेकिन बोलती हैं कि राजनीति और छात्र जीवन में भी कुछ लोग राजनीति में आगे सक्रियता दिखाते हैं। ये बड़ा कठिन है, अगर आपको विरासत में मिला है तो भी, अगर आप एक अपना नया नाम मुकाम बनाना चाहते हैं तो भी। राजनीति के क्षेत्र में या इसी तरह के पब्लिक सेक्टर में जहां आप अपने एक्सपोजर को बढ़ाना चाहते हैं, एक महिला के नाते, एक बेटी के नाते, क्या ज़्यादा मेहनत लगती है इसमें? क्या कुछ ज़्यादा चीज़ों का आपको बलिदान देना होता है या ध्यान रखना होता है? देखिए, कोई सी भी फील्ड आप चुन लें, हर फील्ड में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक क्षेत्र हो या कोई और फील्ड ले लें आप। और ये कहूँ कि किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है और उसमें मेहनत ज़रूरी है। और आज जो मैं यहाँ, ये ज़रूर है कि मुझे राजनीति एक विरासत के रूप में मिली। मेरे पिताजी आज हम लोगों के बीच में नहीं है, स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया, लेकिन 35 साल हो गए मुझे अभी राजनीति में आए हुए। हर तरह के पंचायत से लेकर तो सांसद तक का चुनाव मैंने लड़ा है। और यही कहना चाहूँगी बच्चियों से कि एक लक्ष्य तय करिए कि आपको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और जो कुछ जिस फील्ड में भी आपको जाना है उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। आपको चुनौतियाँ भी मिलेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप को विरासत में भी कोई चीज़ मिली है तो आपको कोई आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। एक रास्ता ज़रूर मिल जाता है, लेकिन मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी और उसके लिए लक्ष्य तय करना पड़ेगा कि हमें किस तरह से। और ये थोड़ा बहुत गाइडेंस आपको मिल सकता है, लेकिन ये आपको खुद को तय करना पड़ेगा और मन में ये विचार करना पड़ेगा, ये तय करना पड़ेगा कि हमें किस रास्ते जाना है, कैसी मेहनत करना है। और आज ये मोबाइल का युग है, कंप्यूटर का युग है, और जहां अभी पूर्व वक्ताओं ने ये कहा है कि मोबाइल जो ऐसी चीज़ आ गई है जो 24 घंटे हमारे हाथों में रहती है, तो इससे कैसे बचना है ये हमको खुद को तय करना पड़ेगा कि हमें किस दिशा में जाना है, क्या करना है। तो यही सबसे कहना चाहूँगी कि किसी भी फील्ड में जाए आप, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो या और किसी क्षेत्र में और किसी फील्ड में आप लोग जाए, शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आपको मेहनत करना है और मेहनत करना है। हर फील्ड में आपको चुनौतियाँ मिलेगी, उसका सामना भी आपको खुद को ही करना है। यही है मेरा कहना।
आपने जो बताया कि इसलिए मैंने कहा कि कुछ लोगों को विरासत में राजनीति मिलती है और हमको लगता है कि बड़ी आसान है, विरासत में चीज़ मिल गई, लेकिन उसमें एक बड़ा ही स्वाभाविक सा कंपैरिजन होता है आपके माता पिता और उनके लंबे चौड़े करियर के साथ में, उनकी उपलब्धियों के साथ में उसे आगे बढ़ाना भी बड़ा ही कठिन होता है। मैं चाहता हूँ आप जोरदार तालियां बजाएं निर्मला जी के लिए कि आप उस नाम को, उस लेगेसी को आगे बढ़ा रही हैं। धर्मेंद्र जी, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, आज भी बुंदेलखंड महाकौशल के कुछ हिस्से, ग्रामीण अंचल एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहां बालिका को पढ़ाना, उसे आगे बढ़ाना, एक प्राथमिक शिक्षा ही नहीं बल्कि उच्च शिक्षा के उच्चतम मापदंडों तक पहुंचाना बहुत ही दुरूह है। शुरुआत से आपकी सरकार ने इस पर काम किया, लेकिन अब अगले स्टेप की बारी, वो अच्छा करियर भी अपनाएं, वो घर के साथ साथ प्रदेश और देश को चलाने में हर संस्था में अग्रणी हो। आपको क्या लगता है वो पर्याप्त नीचे के लेवल तक, बच्चियों तक, उनके हायर एजुकेशन तक काम शुरू हो गया है, पहुंच रहे हैं आप लोग? अब परिस्थितियां ऐसी बनी हैं कि बुंदेलखंड की बेटियां किसी से कम नहीं हैं। अभी मैं बात कर रहा था कि एक हमारे जवेरा विधानसभा की बेटी को भी यहाँ पर पुरस्कार देने का काम हो रहा है। जोरदार बुंदेलखंड की बेटियों के लिए भी। तो अब बुंदेलखंड की बेटियां किसी से कम नहीं हैं और बुंदेलखंड के लोग भी किसी से कम नहीं हैं। और हमारे निसंदेह सर, हमारे बुंदेलखंड में तो एक कहावत है कि 100 दंडी और एक बुंदेलखंडी। जी जी जी। और एक हमारे वहाँ गीत भी चलता है कि ऐसी माटी न दुनिया के खंड खंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। तो हम अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं कि हम बुंदेलखंड के से हैं और बुंदेलखंड की जो परंपराएं हैं वो वास्तव में बहुत ऊंची और उच्च परंपराएं हैं। बेटियों को कन्या मानने की परंपरा, बेटियों को माता का स्वरूप मानने की परंपरा, बेटियों के चरण पूजन की परंपरा, ये सारी परंपराएं बुंदेलखंड में रची बसी परंपराएं हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब बुंदेलखंड की बेटियां पीछे रहने वाली हैं और बुंदेलखंड की बेटियां तो निरंतर काम कर ही रही हैं और सरकार की योजनाएं भी रही हैं और सरकार की योजनाएं भी ऐसी आ गई हैं कि जिसमें बेटी के जन्म से लेकर उसकी अंतिम समय तक की पूरी जो जिम्मेदारी है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहन करती है। तो हमारी तो सरकार में ये कहा गया है कि बच्चा पेट में आता है, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना शुरू होती है और व्यक्ति अंतिम यात्रा पे जाता है, उसके बाद भी सरकार की योजना चलती है। तो कहीं ना कहीं बेटियां, बुंदेलखंड की बेटियां बहुत आगे जा रही हैं और देश और दुनिया में परचम भी लहरा रही हैं। बुंदेलखंड के बेटे भी आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में बुंदेलखंड आगे जा रहा है। अब और पर्यटन के क्षेत्र में भी अब चूँकि मुझे मंत्री बनने का अवसर डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मिला है, तो पर्यटन की दृष्टि से भी बुंदेलखंड बहुत समृद्ध क्षेत्र है जी, जहां वास्तव में पर्यटन की दृष्टि से इतना समृद्ध क्षेत्र मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में सबसे समृद्ध क्षेत्र जो है पुरातत्व की दृष्टि से ये बुंदेलखंड है। तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड भी आगे जाएगा और बुंदेलखंड के साथ हम मध्य प्रदेश को भी आगे ले जाएंगे और जो विकसित मध्य प्रदेश बनाने का सपना है वो डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। इसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। नरेंद्र जी, अभी हमने जब इसके पहले सेशन किया तो जानी मानी यूनिवर्सिटीज़ के प्रमुख यहाँ बैठे हुए थे, सेज ग्रुप के जो प्रमुख थे वो यहाँ पर बैठे हुए थे। जब भी आपने कहा कि स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप, अभी मंत्री जी भी कह रहे थे कि बहुत अच्छा सोच है। जो हमारे मुखिया हैं आदरणीय सुरेश गोयल सर, वो भी इस प्रांगण में मौजूद हैं। गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज हो या IBC 24 हो, इसने हमेशा बालिका शिक्षा को अपने सामाजिक सरोकारों को सर्वोच्च रखा है। सामाजिक तौर पर बच्चों को जिम्मेदार बनने की बहुत ज़रूरत है अच्छे करियर के साथ साथ। जैसा हमने आप सबको देखा, अब हम वो काम लेगेसी के तौर पर आगे ले जा रहे हैं। ये बच्चे भी वही करें, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को परिवार की जिम्मेदारियों के साथ, संस्कृति के साथ आगे ले जाएं। इसके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई बात हो तो वो भी बताएं। बिल्कुल निश्चित रूप से पुनीत जी, 2047 जब मैं बोलता हूँ 2047 तो निश्चित रूप से
नरेंद्र मोदी जी ध्यान आ जाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने एक जो विजन दिया है भारत विकसित भारत 2047 तक, तो मैं ये बेटियों के जो चमकते दमकते चेहरे देख रहा हूँ, या प्रतिभावान जो बेटियां बैठी हैं, तो मेरे को पूरा भरोसा है कि मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश बनेगा, तभी तो विकसित भारत बनेगा। तो मुझे लगता है हम नरेंद्र मोदी जी को स्वप्न को पूरा करने के लिए, मध्य प्रदेश को विकसित भारत में शामिल करने के लिए और जल्दी ये लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। मध्य प्रदेश 2047 से पहले विकसित मध्य प्रदेश बन जाएगा, यदि जो आपने प्रश्न किया है ये बच्चे स्वयं अपने स्वविवेक से करेंगे तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने आप से शुरू होती है। हम यदि अपने आप के प्रति उत्तरदायी हैं, अपने आप के प्रति जिम्मेदार हैं, तो मान के चलना कि हम अपने से शुरू होंगे, परिवार की चिंता करेंगे, समाज की चिंता करेंगे, प्रदेश की चिंता करेंगे, देश की चिंता करेंगे और दुनिया की भी चिंता करेंगे। सबसे पहले हमें अपने आप से शुरू करना है, आत्म अनुशासन से शुरू करना है, माता पिता के सम्मान से शुरू करना है, गुरुओं की बात मान के शुरू करना है। तो हम तो बहुत ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं और ग्रामीण क्षेत्र में तो बड़ी एक परंपरा थी जो अब शहरों में छूटते जा रही है। यदि हम कोई गलत काम करते थे तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे पिताजी के मित्र, हमारी माताजी की महिला जो भी सखी हैं सहेलियाँ, वो हमको डांट देती थी। अब तो कोई डांट दे तो लोग लड़ने पहुंच जाते हैं। तो ये समाज की भी जिम्मेदारी थी कि समाज में कोई किसी का भी बच्चा हो लेकिन वो सही रास्ते पे चले, ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि ये बच्चे भी जो देश का भविष्य है, हमारे प्रदेश का भविष्य है, ये जो कुछ चले आ रही परंपराएं हैं, जो अच्छी परंपराएं हैं, यदि उनकी तरफ चलेंगे, जो माता पिता को, अब गुरु पूर्णिमा आने वाली है, हम गुरुओं का सम्मान करने वाले हैं। अब राजनीतिक विवाद हो रहा है उसको छोड़ दो, लेकिन आप इस बात पे भरोसा रखो, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद ये बताए। अरे गुरु वो है जिसने भगवान बता दिया, अरे माता पिता वो है जिसने आपको जन्म दे दिया। तो निश्चित रूप से इनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। और मैं एक बात और कहता हूँ, साथ में एक बात और जोड़ता हूँ, क्योंकि समय बदला है इसलिए जोड़ता हूँ, क्योंकि कई बार माता पिता का ज्ञान भी उतना नहीं होता, कई बार गुरु भी ऐसे नहीं होते, तो इसमें सावधानी रखने की आवश्यकता भी है। सावधानी के साथ सारी आज्ञाओं का पालन करो, लेकिन स्वविवेक का भी पूरा पूरा उपयोग करो। बहुत अच्छी बात आपने की है। अब मैं थोड़ा सा विभाग की तरफ, चूंकि आपका चिकित्सा शिक्षा विभाग है और इनमें से बहुत सी बेटियां, जब हमने चर्चा की है तो डॉक्टरी प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहती हैं। ये भी हमको पता है कि आज की तारीख में बहुत से चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, उसमें अच्छे चिकित्सकों की आवश्यकता है। ऐसी संस्थाएं भी बहुत हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन, उनके प्रोडक्ट का हमारे यहाँ रुक कर काम करना, इसकी दिशा के लिए सरकार और आपका विभाग क्या प्रयास कर रहा है? क्योंकि इसमें अभी बहुत काम की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से पुनीत जी, और ये एक ऐसा विषय है कि मुझे अपने प्रतिपक्ष के पार्टियों पर हमला करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है, क्योंकि हमारी जो प्रतिपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है वो एक लंबे समय तक इस देश में राज करते रही, लेकिन उसने शिक्षा नीति बनाते समय यह विचार नहीं किया कि जिस दर से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है उस दर से मेडिकल कॉलेज खोले जाएं ताकि जितनी डॉक्टरों की आवश्यकता है वो पूर्ति हो सके। उन्होंने चिंता नहीं की। 5 मेडिकल कॉलेज थे, वही चलते रहे, लगातार चलते रहे। हमारी 2003 में सरकार आने के बाद चिंता की गई कि मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाए। मैं तो दूरदर्शी नेता नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विषय को समझा और जितनी बड़ी संख्या में उन्होंने एम्स पूरे देश में खोल दिए, और जिस तरह से उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोलने का एक महाअभियान चलाया। नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कम से कम प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज अनिवार्य रूप से हो। आगे हमारा स्वप्न है कि प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो। जब मेडिकल कॉलेजों की संख्या ज़्यादा होगी, देखिए इतनी बड़ी संख्या में हमारी बेटियां यहाँ पर प्रतिभाशाली बेटियां बैठी हैं, यदि इतनी सीटें मेडिकल कॉलेज में होंगी, ये सब डॉक्टर बनने की क्षमता रखती हैं, सब डॉक्टर बनने की योग्यता रखती हैं, प्रतिभा रखती हैं, लेकिन संसाधन उपलब्ध नहीं थे। अब नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज खुलवाए, और डॉक्टर मोहन यादव जी को भी धन्यवाद दूंगा
कि उनके नेतृत्व में भी हम लगातार मध्य प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रयत्न कर रहे हैं। 14 मेडिकल कॉलेज अभी चल रहे हैं। 3 नए मेडिकल कॉलेज इसी सत्र से प्रारंभ करने का हमारा भरपूर प्रयत्न है। 3 मेडिकल कॉलेज अभी हमारे जो इसी सत्र में खोलने के प्रयास के बावजूद अनेकों ऐसी जगह हमने चिन्हित कर रखी हैं और प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स इत्यादि निर्मित हो रहे हैं कि हम प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज खोलने में सफल हमारे इसी कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि हमारी डॉक्टरों की कमी पूरी होगी। दूसरी, चिकित्सा का क्षेत्र ऐसा है जिसमें बेटियों की बड़ी भूमिका है, क्योंकि जो एक शब्द है सिस्टर वो नर्स के लिए उपयोग होता है। तो यानी यदि नर्सिंग ऑफिसर के रूप में किसी की कल्पना की गई है तो बेटियों की है, इसलिए सिस्टर शब्द उसको दिया गया। तो निश्चित रूप से जितनी देखभाल, जितने प्यार से, जितने ममत्व से बेटियां करती हैं, तो मैं समझता हूँ कि आधी चिकित्सा तो वैसे ही हो जाती है। तो निश्चित रूप से बेटियां सब हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़े। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे जो प्रयत्न है, निश्चित रूप से हम मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से आश्वस्त करते हैं कि निरंतर हमारे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज इत्यादि के नए संस्थान खुलते चले जाएंगे और हमारे प्रदेश के विद्यार्थियों को नए अवसर प्राप्त होंगे। चलिए, मुझे लगता है कि इस पर एक जोरदार तालियां बन जाए और अच्छी बात है, आप सबके लिए प्रयत्न सरकार कर रही है। हमको ये बताते हुए भी बड़ी जिम्मेदारी से एहसास हो रहा है कि अभी कई सारी 2003 से जो लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लाभार्थी हैं, संभवतः इस हॉल में भी कोई ना कोई लाडली लक्ष्मियाँ ज़रूर होंगी जो इस योजना से जुड़ी होंगी। आप में से कोई हैं? हाथ खड़े कर सकते हैं। ये देखिए आप, एक बार ज़ोरदार तालियाँ। लाडली लक्ष्मी जो शुरू की गई थी उस सोच को एक बार फिर अपने हाथ प्लीज़ ओपन कीजिए, खड़े कीजिए। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस विभाग की मंत्री जी भी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। एक अवसर मैं आपको भी देता हूं, आप कोई पूछना चाहती हैं निर्मला जी से कोई बात, या मंचस्थ किसी मंत्री जी से कोई बात पूछना चाहें तो अपना हाथ खड़ा कीजिए। मेरे वॉलंटियर साथी आपके साथ आएंगे। पूछना चाहते हैं तो स्वतः अपना हाथ खड़ा कीजिए। मैं इन सब के बिहाफ में निर्मला जी आपसे एक सवाल पूछता हूं। जी हाँ जी, मैं कह रहा है, सब विद्यार्थियों से एक बात कह रहा था कि देखो भाई, प्रश्न पूछने से शुरू करो। यदि यहाँ तक पहुँचना है ना तो शुरुआत प्रश्न पूछने से करनी पड़ेगी। कोई मन में प्रश्न हो तो पूछो ना, शर्माने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब तो यहाँ खुल के आपसे कहा जा रहा है, कोई बेटा बेटी कोई भी सवाल पूछना चाहता है, हाँ जी प्लीज पहुँचे, उन तक पहुँचे। आप अपनी जगह खड़े हो, अपना नाम बताएं जी। अपना नाम बताइएगा और सवाल पूछिए। ऑन है, ऑन है, ऑन है। देखिए भाई, जल्दी माइक ठीक कराइए। हाँ जी, गुड इवनिंग सर, जानवी पटेल। जी जानवी। सर, मेरा सवाल मैम से ये है कि लाइफ में पढ़ाई के अलावा बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमें लगता है कि अब नहीं होगा। तो आपकी लाइफ में कभी ऐसी कोई सिचुएशन आई है, और अगर आई है तो आपने उसको कैसे टैकल किया क्या है? बात, जोरदार तालियां पहले तो जानवी के लिए। Thank ये you, तो हम sir. बड़े भी जानना चाहेंगे। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है बिटिया का। और हर व्यक्ति की लाइफ में कुछ न कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि उसे लगता है कि बस अब बहुत हो गया। लेकिन फिर थोड़ा अगर अपन पेशेंस रखते हैं तो फिर दूसरे ही क्षण एक चैलेंजिंग वाली बात भी आती है कि नहीं, हम तो करेंगे इस चीज़ को। और निश्चित तौर पे ही मैंने पहले भी कहा कि हमने ये कर लिया कि किसी भी फील्ड में जाएं, कोई भी काम करें, तो उसमें चैलेंज आता है, परेशानियां आती है, दिक्कतें आती है, कई तरह की परेशानियां आती है। और उसी क्षण ये लगता है कि नहीं बस अब बहुत हो गया। लेकिन उसी क्षण बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं कि नहीं, ये चीज़ हमें करना है। खासकर हम जैसे राजनीति के फील्ड में हैं तो हमारे सामने भी कभी कभी ऐसी बहुत परेशानियां या दिक्कतें आ जाती है। और हमारी तो ये कि 24 घंटे की ड्यूटी है, मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं है आपको कितनी बजे से कितनी बजे तक ऑफिस खोलना है या मिलना है, ऐसा कोई वो नहीं है।
तो कई कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ फिर ये लगता है कि नहीं, हमें उस व्यक्ति को के लिए काम करना है जो सबसे पीछे खड़ा है और जिसे ज़रूरत है हमारी। अगर ये चीज़ हमारे मन में आ जाएगी तो निश्चित तौर से जो काम हम लोग कर रहे हैं, जिस फील्ड में है हम हैं, तो निश्चित तौर पे उस मुकाम को हम लोग हासिल कर सकते हैं। जी जी, नरेंद्र जी भी कुछ जोड़ रहे हैं इसमें। बिटिया के सवाल पे मैं भी थोड़ा जोड़ना चाह रहा। दीदी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, लेकिन मैं ये कहना था कि बस अब नहीं होगा ना तो दरवाजा बंद करो और चलो इस दरवाजे को बंद करते हैं, कोई नया दरवाजा खोलते हैं। नहीं होगा ना, हमसे पढ़ाई नहीं होगी ना, बंद करो पढ़ाई, हम संगीत सीखेंगे। संगीत नहीं सीख पा रहे ना, चलो बंद करो, हम खेल खेलेंगे। खेल नहीं खेल पा रहे ना, बंद करो, हम चित्रकला सीखेंगे। ये नहीं हो रहा ना, चलो पत्रकारिता करेंगे। ये नहीं हो रहा ना, सब बंद करो, चलो माँ का हाथ बटाएंगे। क्या बात है। और कोई विद्यार्थी? हाँ जी, पहुंचे इनके पास। नाम और सीधा सवाल, किनसे अगर पूछना है स्पेसिफिक तो। सर, मेरा नाम यशोदा राय है और मैं दमोह जिले की टॉपर हूँ। क्या बात। सर, मेरे एक नहीं 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि सर, मैं एक गवर्नमेंट स्कूल की छात्रा हूँ और मेरा आर्ट बैकग्राउंड रहा है। तो विथआउट एनी बैकग्राउंड, यदि आप जैसे मेरा मतलब फाइनेंशियल भी, तो जब हम बड़े सपने देखते हैं और हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो हमारे समाज वाले और घर वाले भी कई बार जब हम बड़े सपने उनको बताते हैं तो उन्हें भी कई बार कन्फ्यूजन होने लगता है कि हमारा बच्चा ये कर पाएगा। तो उनको कैसे यह विश्वास दिलाएं कि नहीं, मैं भी कर सकती हूँ। मतलब हमारा बैकग्राउंड वैसा नहीं है, ना ही किसी रिश्तेदार में कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन यदि जब हम उनको बताते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं होता। उनको कैसे विश्वास आश्वासन दिलाएं? अच्छा सवाल है कि आपका। हम भी वह कर सकते हैं जो मतलब बैकग्राउंड वाले बच्चे कर सकते हैं। सर एक बात तो है सर, ये लोग ये किसी भी वक्त मेरी चेयर पे आ सकते हैं। और सर दूसरा मेरा बैकग्राउंड ये है कि मतलब दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि जब एक ही बच्चे में 2 से यानी 1 से अधिक पेशेंट हो, यानी 1 से अधिक एप्टीट्यूड हो, तो हम ये कैसे डिसाइड करें कि हमारे लिए कौन सा मतलब रास्ता सही होगा? जैसे कोई व्यक्ति पढ़ाई में, जैसे कोई भी गर्ल्स या कोई भी मतलब पढ़ाई में भी परफेक्ट हो और संगीत में हर चीज में परफेक्ट हो, तो वो कैसे डिसाइड करे कि हमें किस क्षेत्र में बेटा, दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं और आप एक काम कभी भी कर सकते हो, कभी भी आप मेरी चेयर पर आकर सवाल पूछ सकते हो। थैंक यू सर। पुनीत जी, बिटिया के सवालों के जवाब हम लोग वैसे बाद में देंगे। पहले मैं आपकी बात को आगे बढ़ाना चाह रहा था। आप बार बार आपकी कुर्सी को खतरा महसूस कर रहे थे और मैं सच बता रहा हूँ कि यदि प्रश्न करना, बिल्कुल सुनिए ना, मैं आगे ले जा रहा हूँ बात को। यदि बिटिया इतने सुंदर प्रश्न करेंगी तो सुंदर उत्तर देना सीख जाएंगी, तो हमारी चेयर्स को भी खतरा है। चलिए, बहुत अच्छी। अब आते हैं उत्तर पर। मैं चाहता हूँ धर्मेंद्र जी, आप ही के इलाके की बिटिया है, 2 सवाल उसने पूछे, 2 ऑप्शन है, दोनों में बहुत अच्छे हैं, तो कैसे चुने? एक और दूसरा, अपने बड़े ख्वाबों के बारे में अगर आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं है, बैकग्राउंड मजबूत नहीं है, तो फिर आप कैसे अपने माता पिता को कन्विंस करेंगे ये हो सकता है? सर्वप्रथम तो मैं, चूँकि हमारे विधानसभा क्षेत्र की बिटिया है, तो उसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त की कि आज IVC 24 में आकर आपको सम्मान देने का काम हो रहा है। तो आपको, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम जीवन के इस स्तर पर पहुँचते कि हमको क्या करना है, तो वास्तव में हमको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। मान लो हम 2 विधाओं में तज्ञ हैं, लेकिन हमारा मन जानता है कि हमको क्या अच्छा रहेगा, किसमें हमारी ज़्यादा रुचि है, तो उस तरफ हमको जाना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि सारी शक्ति हमारे भीतर है, ज़रूरत है अपने अंदर के आत्मबल को जगाने की। तो अपने अंदर के आत्मबल को जगाकर देखिए, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए।
और हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री रामाचार्य शर्मा जी कहते हैं कि अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। तो इन सब बातों को लेकर काम करें, क्योंकि हमारी बातों का उत्तर हमारे अंदर ही छुपा हुआ है। और फिर अगर हम ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं तो जो अपने वरिष्ठ हैं, जो शिक्षित हैं, उनसे भी अपन सलाह ले सकते हैं, जिसको हम काउंसलिंग कहते हैं। काउंसलिंग के माध्यम से भी हम तय कर सकते हैं कि हमें किस क्षेत्र में जाना है। और घर के लोगों को भी समझा सकते हैं, और घर के लोग नहीं मान रहे हैं तो किसी वरिष्ठ व्यक्ति को बुलाकर अपने टीचर्स के माध्यम से घर के लोगों से बात करके उनको कन्विंस किया जा सकता है। क्योंकि जो गुरु होता है, जो शिक्षक होता है, वो आपकी योग्यता को जानता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो जब कभी घर के लोग अगर सहयोग नहीं कर रहे तो अपन अपने शिक्षकों से बात कर सकते हैं कि भाई आप हमारे घर के लोगों से आप बात करो। तो निश्चित रूप से, और कहीं कोई दिक्कत परेशानी आती है तो वहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मिलके अपन अपनी बात रख सकते हैं। पूरा सहयोग आगे बढ़ाने में हम करेंगे। एक बात और आदरणीय मंच के साथ साथ मैं बेटा जोड़ना चाहूँगा कि एक होता है कि आप ना थोड़ा सा 10 से 15 साल बाद अगर वही काम आप करते रहें, दो चॉइस अगर आपके हाथ में है, दोनों में अगर आप इक्वली अपने आप को कुशल पाती हैं, इक्वली आप दोनों में टैलेंटेड पाती हैं और कर सकती हैं, तो आप सोचिएगा 10 साल बाद ज़्यादा मज़ा किस फील्ड के चैलेंज को पूरा करने में मुझे आएगा, या किसको पूरा करने में मुझे कम दिक्कतें होंगी, उसको आप ज़्यादा बेहतर कुशलता से आगे ले जा पाएंगी। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली जो मुझे महसूस होता है वो मैं भी आपको एक भाई के नाते बोल सकता हूँ। बाकी आपको मंच ने अपनी एक बात बताई है, चैलेंजेस बेटा हर फील्ड में मिलेंगे, चाहे आपको कितना ही आसान लगे, लेकिन अगर आप चाहेंगे ना तो कोई चैलेंज टिक नहीं पाएगा, हर एक को आप फुलफिल करेंगे, जैसे आज आपने किया टॉपर बन के। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। और आशीष अग्रवाल जी हमारे बीच आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के मीडिया विभाग के चेयरपर्सन। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां आशीष भाई के लिए। आशीष जी वेलकम, स्वागत है आपका यहाँ जी। कोई बेटी सवाल पूछना चाहे? हाँ आइए इनके पास। आप स्टेट टॉपर में से एक हैं, 2 स्टेट टॉपर्स हैं, जोरदार तालियां इन दोनों के लिए। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुस्कान दांगी है, मैं विदिशा जिले से हूँ। और थोड़ा सा माइक पास कर लो बेटा। और स्टेट पे मैंने कॉमर्स स्ट्रीम से फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है जी। मैम आपसे मेरा ये सवाल है कि एक औरत के लिए एक परमानेंट जो पारंपरिक स्थान दिया गया है वो एक गृहिणी का है। जैसे अब हमारे घर में मेरी मम्मी सबको संभालती हैं, जैसे तो अगर वो सब संभाल लेती हैं तो बच्चों को पढ़ने का मौका मिल जाता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको पूरा टाइम रहता है। तो आगे चल के अगर स्त्रियाँ पूरा अपने करियर पे फोकस करेंगी तो अगर जैसे बच्चों को संस्कार देना हुआ, और अगर आगे जो मर्द वगैरह होते हैं उनको कि घर पे कोई देखभाल के लिए हो, तो एक लड़की हुई, औरत हुई, माँ हुई, कुछ भी हुई, तो उसे कितना % अपना करियर में देना चाहिए और कितना अपने घर के लिए देना चाहिए? बैलेंस के ऊपर है सवाल। अब तो मुझे डेफिनेटली खतरा लगने लगा है यहाँ। क्योंकि घर कितना ही अच्छा हो, अगर उसकी नींव महिलाएं अगर अच्छे से रखेंगी तो वो अच्छा चलेगा। करियर और घर में से महिलाओं पर ही सारा दारोमदार है, एक्सपेक्टेशन उन्हीं से कि आप ही संभालें, पर कैसे परसेंटेज डिसाइड करें, बैलेंस कैसे? सबसे पहले तो मैं बिटिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि ये टॉपर बेटी है, और मुझे लगता है कि दूसरी बेटियां भी जो हैं वो इनसे प्रेरणा लेगी। और जो सवाल किया है बिटिया ने कि दोनों में कितना प्रतिशत उनको देना चाहिए, तो मुझे तो ये लगता है कि 50-50 वो देना चाहिए, कि दोनों ही महत्वपूर्ण हैं आज की परिस्थितियों में। क्योंकि आजकल जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो कहीं ना कहीं फील्ड में भी, चाहे वो कोई सा भी काम हो, चाहे वो सर्विस करना चाह रही है, जो भी काम करना चाह रही है, जैसे ब्यूटिशियन का भी काम करती है, दूसरा हर एक तरह का काम जो आर्थिक रूप से कैसे स्वावलंबन अपने आप को, परिवार को किस तरह से आगे बढ़ा सके, इसलिए ये सोचते हैं कि दोनों कुछ न कुछ करें। और इसके लिए मुझे लगता है कि ये सही है कि महिला पूरे परिवार को संभालने का अगर कोई काम करती है तो वो महिला ही भी करती है, सुबह से लेकर और रात तक घर की सफाई करी है कि नहीं करी, हर बच्चे की
सारी चीज़ों की व्यवस्था करना, खाने की और सारे पूरे घर की व्यवस्था जिसमें गिनाने की आवश्यकता नहीं है, और उसके साथ में फिर फील्ड का काम करना, एक दो फील्ड उसके लिए हो जाती है, घर को संभालना और बाहर की चीज़ों को संभालना, तो एक दोहरी जिम्मेदारी संभालती है। और आज के इस युग में मैं ये कहना चाहूँगी कि पूरी ईमानदारी के साथ में और बखूबी हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां इसको संभाल रही है, और उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और आने वाले समय में भी वो इस तरह का काम करती रहेगी और कर रही हैं। एक बहुत अच्छी बात, जोरदार तालियां हो जाएं पहले तो निर्मला जी ने जो कहा, एक बहुत बढ़िया बात जो अभी बेटी ने खुद अपने मुंह से कही कि हमारे घर के हर व्यक्ति सदस्य अपना सारा काम अच्छा तब कर पाते हैं जब मम्मी सब कुछ संभाले होती हैं। माताजी जब सब कुछ संभाले तब सारे लोग अब कुशलता से अपना काम कर रहे हैं। तो बेटा अपने आप में वो देखिए, बहुत सारे जो हमने देखे ना देवी देवता, और उनके बहुत सारे हाथ हैं और वो सारी चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं, तो वैसी ही आपकी हाउस मेकर्स हैं, उनको भी हम सैल्यूट करते हैं। मैं चाहता हूँ आपकी सभी की माताजी के लिए हम जोरदार तालियां बजाएं। आपका योगदान किसी भी तरीके से कम नहीं है कि आपकी बच्चियां आज यहाँ तक पहुँच पाई, उनको भी हम प्रणाम करते हैं इस मंच पर। कोई और बेटा जी, पीछे से एक सवाल आ रहा है, कोई सवाल पूछना चाहता है? हाथ खड़े कीजिए। कोई भी हाथ खड़ा कर रहे हैं? हाँ जी, मेरे को पक्का टॉपर मालूम बेटा है, है। जितनी बेटियां यहाँ बैठी हैं ना, सबके मन में प्रश्न है, लेकिन व्यक्त नहीं कर रही हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम जयंत यादव है, मैं राजगढ़ जिले से हूँ जी। सर। मेरे 2 सवाल थे। पहला सवाल तो ये कि कहीं ना कहीं सीबीएसई और एमपी बोर्ड के बच्चों को हमेशा कंपेयर किया जाता है, चाहे आप एमपी बोर्ड में कितने ही % बना लें, लेकिन बोला जाता है कि अगर सीबीएसई में होता तो इतने नहीं बनते, 70-75 पे रह जाता। तो ये कंपैरिजन कब खत्म होगा? बहुत अच्छी बात है। ये टॉपर बेटा है, अपने संभाग का टॉपर है, राजगढ़ से है, और इसने एक बात कही है कि 2 बोर्ड चलते हैं, एक सेंट्रल बोर्ड है और दूसरे हमारे स्टेट बोर्ड्स हैं, और स्टेट बोर्ड्स को हमेशा क्या सेकेंडरी देखा जाएगा। मैं चाहता हूँ धर्मेंद्र जी इस पर आप कोई बात कहेंगे, क्योंकि अभी डबल इंजन है, केंद्र में और राज्य में दोनों जगह आप ही हैं, सबसे मुफीद हैं आप लोग इसका उत्तर देने के लिए। निश्चित रूप से ये तुलना तो होती है कि ये सीबीएसई से आया है, ये एमपी बोर्ड से आता है, लेकिन जब हम बड़ी पोस्टों पर जाते हैं तो ये तुलना बेमानी हो जाती है, क्योंकि बड़ी पोस्टों पर आप जब जाते हैं तो वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको फेस करना पड़ता है। तो लोग कितनी भी तुलना करते रहें, और जब भर्ती होती है, मान लो परसेंटेज बेस पे भी होती है, तो सरकार कहीं ये भेदभाव नहीं करती कि एमपी बोर्ड का है कि सीबीएसई का है। मान लो सीबीएसई बोर्ड के 75% हैं और एमपी बोर्ड वाले के 80% हैं, तो 80% वाले को प्रेफरेंस मिलता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एमपी बोर्ड वाले ज़्यादा फायदे में रहते हैं। एक बात और है, ये जो सर ने बात की है मेरे भाई, इसमें क्या है, एक टाइम पीरियड का ही है ये जो कंपैरिजन है। जैसे आपके 10वीं के प्रतिशत, ये आपकी स्ट्रीम चुनने तक है। अगर आपने अपनी स्ट्रीम विषय चुना है और उसमें आप टॉप लेवल तक पहुंच गए, ये सवाल ही खत्म हो जाता है कि आपने वो क्यों नहीं चुना। इसी तरीके से अगर आप ये इस प्रश्न की तरफ जाएंगे तो आपकी सक्सेस, आपकी मेहनत, आपका मुकाम कुछ समय बाद इस प्रश्न को गौड़ कर देगा, खत्म कर देगा, नलीफाई, कोई मतलब नहीं, इसकी जरूरत नहीं। ऐसा ही ये सवाल। मैं तो एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये सब छोड़ दो, किसके कितने % आए, हम एमपी बोर्ड में हैं कि सीबीएसई, इन लोगों ने बड़ी मेहनत से सीबीएसई बोर्ड में हैं जी। ये बात, ये कंपैरिजन छोड़ दो। आप तो अपना लक्ष्य तय करो, और उस लक्ष्य को, जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखती थी केवल, वैसे ही उस लक्ष्य को तय करके उस पर काम करो। क्योंकि किसी ने कहा है कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। क्या बात है, तो अगर सफल होना चाहते हैं तो हमको लक्ष्य निर्धारित करके काम करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करना पड़ेंगे, और उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करते करते, किसी ने कहा है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो असफलता की दर दुगनी कर दीजिए। मतलब आप बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, बार बार असफल होंगे,
धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और एक दिन आप सफलता प्राप्त करेंगे। क्या बात। तो ये बात मैं आप कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धर्मेंद्र जी। जी पुनीत जी, अभी माननीय मंत्री जी धर्मेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही। आपने उनको टोका कि यहाँ तो सब टॉपर हैं, तो हमको चिंता केवल इन टॉपर्स की नहीं है। आपका जो टीवी चैनल के सामने जो एक बहुत बड़ा दर्शक समूह बैठा है, जी, उसमें जी। बहुत सारे साधारण विद्यार्थी, तो उनको भी प्रेरणा देना है। इसलिए माननीय धर्मेंद्र जी ने उचित बात कही थी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, मैं उस विद्यार्थी के साथ एक बात जोड़ना चाह रहा था। उन्होंने जो केवल बोर्ड की बात कही थी कि सेंट्रल बोर्ड या स्टेट बोर्ड, उसमें और भी बातें आती हैं। ये हिंदी मीडियम का है, ये इंग्लिश मीडियम का है, ये गांव से आया, ये शहर से आया, इस तरह के कई बातें, कई भेदभाव आते हैं जीवन में। इनसे कभी कोई तुलना मत करो, केवल अपने आप को देखो। अपने आप से कंपटीशन है हमारा, किसी दूसरे से कंपटीशन नहीं है। आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूँ। एक आईएएस है, आईएएस बने तो निश्चित रूप से बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत बुद्धिमान होंगे। उन्होंने अपनी 10वीं 12वीं की जो अंक सूची है वो ट्वीट करके पिन कर रखी है, क्योंकि वे जब 10वीं 12वीं में पढ़ते थे वो साधारण विद्यार्थी थे और साधारण नंबर उनके आए थे, सामान्य नंबर आए थे। लेकिन बाद में पढ़ाई में नंबर, उनका ध्यान लग गया, उनका मन लग गया, तो उन्होंने आईएएस क्लियर कर लिया। तो इन सारे भेदभावों से हमेशा मन में कोई हीन भाव लाने की आवश्यकता नहीं है। और मैं एक बात और आपसे कहता हूँ, इस तरह का आपके सामने कोई यदि प्रश्न चिन्ह लगाता है ना, आपसे इस तरह की कोई बात करता है ना, तो मान के चलना कि वो आपसे हीन भावना में है, इसलिए वो इस तरह की बात करके केवल अपने आप को आपसे सुपीरियर बनने की कोशिश कर रहा है। इन बातों को मन से बिल्कुल निकाल दो। मैं एक छोटा सवाल पूछता हूँ निर्मला जी और आप तीनों, आप सभी स्टेट बोर्ड से हैं? आप स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए हैं आप सभी? एमपी बोर्ड से पढ़े हुए। बिल्कुल, मैं भी स्टेट बोर्ड निर्मला जी का आप? मैं भी स्टेट बोर्ड का पढ़ा हुआ हूं। तो अगर इस मंच के ऊपर बैठे हुए 4 लोग स्टेट बोर्ड से पढ़ के कुछ थोड़ा मोड़ा भी अचीव कर सकते हैं, तो फिर आप बेटा क्या क्या नहीं कर सकते? आप तो टॉपर हैं। तो आपके परसेंटेज और आपकी सक्सेस, ये जो टाइमिंग सवाल होते हैं ना, इनको एकदम गौड़ कर देने वाली, डेफिनेटली कर देने वाली। आइए अब और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जी। हाँ जी, एक सवाल यहां से कुछ पूछा जाना है, यहां पहुंचिएगा। कहिए, कुछ थोड़ा आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेशन काम का है। कितने सारे सवालों के जवाब देखो आपको मिल रहे हैं जी। एक बेटे हैं और एक पीछे गुरुजी या पेरेंट हैं। ये बच्चे का जो सवाल है, इसका डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। सरकार थी, आपने सीबीएसई बोर्ड और एमपी बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उसमें एक लाइन का भी अंतर नहीं है और यहाँ तक कि पेज नंबर का भी अंतर नहीं है। तो ये बच्चा अगर सीबीएसई से भी बैठेगा तो जितने परसेंट ये यहाँ लाया है, डेफिनेट उतने परसेंट वहाँ लेके आएगा। क्या बात। इसलिए इस पे हीन भावना लाने की कोई अपने को जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक। हालांकि ये परसेप्शंस हैं जो टाइम के साथ साथ ये चले जाएंगे जी। हाँ जी, यहाँ बेटी के पास पहुंचिएगा। हाँ, नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुमित शर्मा है और जी, मैं सुमित। चंबल संभाग से बिलोंग करता हूँ, भिंड शहर से। तो मेरा प्रश्न ये है कि व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ सक्सेस? मतलब मैं अपने जीवन में कब ये महसूस करूँगा कि आज मैं सक्सेस हो गया? जैसे मैंने 10th में टॉप किया, अब 12th में टॉप किया, अब मेरा लक्ष्य IIT है। तो जब मैं IIT क्रैक करूँगा, इंजीनियर बनूँगा, तो घर वाले कहते हैं कि अब UPSC करो, और UPSC भी क्रैक कर ली, उसमें भी सफल हो गए। फिर कहते हैं कि पॉलिटिक्स में आओ और ये सब करो। तो मैं अपने जीवन में ये कब फील करूँगा कि हाँ आज मैं सक्सेस हो गया? और मैं उनको कैसे ये समझाऊँ कि मैं इंजीनियर बन के भी देश के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ, मुझे अपने जो फील्ड है जो मैंने चुना है उसमें बेहतर कर सकता हूँ, मैं किसी अन्य फील्ड में क्यों जाऊँ जबकि मैं इसमें बेहतर कर सकता हूँ, अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ। अरे ब्रिलियंट बच्चे हैं, इनके सवाल भी ब्रिलियंट हैं। मैं भी कभी ब्रिलियंट था तो जवाब दे देता हूँ ना। जी जी। नरेंद्र सलूजा जी मुझे दिख रहे हैं, आपका भी स्वागत करता हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, कुशल वक्ता हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं नरेंद्र भाई के लिए। जी जी। तो पूछ रहे थे कि खड़े हो ना एक बार जरा, और भाई कैमरा जरा इनकी तरफ करो। जी जी बिल्कुल आ रहा है कैमरा। तेरा सक्सेस का दिन तो आज ही है। तुम यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे थे, तुम्हारे सारे दोस्त, तुम्हारा सारा नगर तुमको देख रहा था। ये सक्सेस है, अपने आप में सक्सेस है।
आज का दिन तुम्हारे लिए सक्सेस है। तकरीबन 150 कंट्रीज लाइव देख रही हैं सर इन्हें। 150 कंट्रीज तुम्हें लाइव देख रही हैं, और क्या सक्सेस चाहिए? तुमने इतना अच्छा मुकाम किया कि तुम आप यहाँ पे हर दिन आपको सक्सेस है। सक्सेस का कोई मुकाम नहीं होता, सक्सेस केवल सीढ़ी चढ़ना होता है। सीढ़ी चढ़ते रहो, चढ़ते रहो, चढ़ते रहो, और कोई सक्सेस की कोई परिभाषा नहीं है। सक्सेस के पीछे मत भागो, सफलता के पीछे मत भागो, सार्थकता के पीछे भागो। हमें अपना जीवन सार्थक करना है, हमारा अपना हर प्रयत्न सार्थक हो, हमारा आज का दिन सार्थक हो, हमारा हर कर्म सार्थक हो, वही सफलता है। सफलता हो, इसके अलावा सक्सेस और कुछ नहीं है। आज के दिन से अच्छा दिन आपको जीवन में, मैं कहता हूं, कभी नहीं मिलेगा। यदि ये आप याद करोगे तो ये आपका जीवन का सबसे बड़ा दिन है। संजीव अग्रवाल साहब को अगर आप अभी सुन रहे मैं होंगे, भी कुछ कहना इसके चाहता पहले वाले हूं। सेशन में जी, एक मिनट मैं भी दीजिएगा। इनको कुछ कहना चाहता हूं। जी 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 जी। किसी ने कहा है कि जीवन का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे छोर नहीं है। बहुत सही। तो सफलता जो है, एक सफलता के बाद दूसरी सफलता प्राप्त करना, दूसरी सफलता के बाद तीसरी सफलता प्राप्त करना, क्योंकि ये मनुष्य जीवन है जिसमें हम निरंतर सीखने का काम करते हैं। आज मैं भी मंत्री हूं तो ऐसा नहीं हूं कि मैं पूर्ण हूं, मैं भी और आगे क्या हो सकता है वो सीख रहा हूं। तो ये पूरा जीवन एक सीखने की दृष्टि से अपन काम करें और सफलता प्राप्त करते जाएं। और सबसे बड़ी बात कि सफलता की कोई परिभाषा नहीं कर सकता। जो आज साइकिल पे घूम रहा है वो कहता है कि भैया हमारे पास मोटरसाइकिल होनी चाहिए। जो मोटरसाइकिल पे घूम रहा है वो कहता है हमारे पास 4 व्हीलर होना चाहिए। 4 व्हीलर वाला आदमी कहता है कि हमारे पास एरोप्लेन होना चाहिए, हेलीकॉप्टर होना चाहिए। जो सरपंच है वो कहता है मैं जिला पंचायत सदस्य बन जाऊं। जिला पंचायत सदस्य वाला चाहता है कि हम विधायक बन जाएं, विधायक वाला चाहता है कि हम मंत्री बन जाएं, मंत्री चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाएं, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं। तो सफलता का कोई और छोर नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि सफलता अपने मन के अंदर जिस चीज में हम काम कर रहे हैं उसमें हमको आत्मसंतोष मिले, क्या बात, वही सफलता है। और निरंतर हम काम करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, यही मेरा कहना है। इसमें 2 बातें मेरे भाई मैं ऐड करना चाहूंगा अंकित। एक चीज जो अभी सर ने बहुत अच्छी की थी, अग्रवाल साहब ने, उन्होंने कहा था, और यही बात धर्मेंद्र जी ने कंक्लूड की। उन्होंने कहा कि जिस काम को करके आपको बहुत आनंद आए, मजा आ जाए, वो काम आपके लिए सक्सेसफुल है, क्योंकि जीवन का लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य जो है वो आनंद है। अगर आप कुछ भी करके आनंद में स्वयं नहीं है तो आप बहुत देर तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे उस काम को, उसकी क्वालिटी को, अपनी क्षमताओं को पूरा न्याय नहीं दे पाएंगे। इसलिए अगर आपको मजा आ रहा है, चाहे वो इंजीनियर बनकर आ रहा हो, चाहे कलेक्टर बन के आए या किसी और फील्ड में विधा में आए, मेरे ख्याल से आप एक्सेल कर सकते हो और ऑलरेडी आप सक्सेसफुल हो। ये बात भी 100% सच है। और आपके माता पिता जो आज आपके लिए सपने या ख्वाब देख रहे हैं या लक्ष्य दे रहे हैं, वो भी अपनी जगह सच हैं। और ये बात आपको उस दिन याद आएगी, समझ में आएगी, जिस दिन आप स्वयं एक पेरेंट बन जाएंगे। उस दिन आपको ये बात समझ में आएगी कि वो प्रेशर नहीं है, दरअसल वो आपको आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेशन देना चाहते हैं। जोरदार तालियां मेरे भाई के लिए। जी, संकेत मिल चुके हैं कि किसी भी क्षण मुख्यमंत्री जी इस प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं और किसी भी वक्त वे हमारे साथ में यहाँ होंगे, डॉक्टर मोहन यादव साहब। तो इस सेशन को भी हम कंक्लूड करने की तरफ ले जाएंगे, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न मैं चाहता हूँ, निर्मला जी आप बताएं, बेटियों को आज अगर सफलता के लिए आप कुछ अपने दिल से कुछ बात कहना चाहें कि ये है जिसको आप अपनाएं, इसको पकड़कर चलें। बेटियों को जैसा कि मैंने कहा है, यही कहना होगी, मेहनत मेहनत और मेहनत। ईमानदारी से अगर आप मेहनत करेंगी तो निश्चित तौर पे आप सक्सेस होंगी और आपको सफलता मिलेगी। पुनः मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में।